हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपका किस्सागो दीपक। आज जिस कहानी को मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं उसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। इन्हीं की लिखी हुई एक कहानी आविष्कार मैंने हाल में आपको सुनाई थी और आप लोगों की फीडबैक उस कहानी के बारे में काफ़ी अच्छी रही। मेरे कुछ लिसनर्स ने उनकी एक और कहानी की फरमाइश की है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं उनकी यह कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी अश्क साहब ने 1935 में लिखी थी, 1935 में। कहानी का नाम है माया। बहुत दिलचस्प कहानी है, मेरे अब तक की सुनाई हुई सारी कहानियों से बिल्कुल ही अलग सब्जेक्ट पर। तो मजा लीजिए उपेंद्र नाथ अश्क की लिखी हुई कहानी माया की। दिसंबर का महीना था। काफी सर्दी पड़ने लगी थी, दिल्ली की सर्दी। उस दिन असामान्य रूप से आकाश पर बादल भी गहरे छाए हुए थे। सामने खिड़कियों के शीशों से दूर तक छाई हुई काली घटा साफ दिखाई दे रही थी। कदाचित बाहर हवा भी चल रही थी, ठंडी और तीर की तरह चुभने वाली। लेकिन हमारा कमरा काफी गर्म था। अंगीठी में आग जल रही थी। हम चार दोस्त, लाला चंद्रभान, बसंत कुमार, शर्मा जी और मैं। अब बता दूं कि मेरे ये तीनों मित्र मेरे कॉलेज के जमाने के ही घनिष्ठ दोस्त रहे हैं और संयोग से तीनों घुटे हुए नेता, कांग्रेस के मजे हुए सदस्य। हम चारों काफी दिनों बाद दिल्ली के मेरे बंगले पर इकट्ठे हुए थे। हमारी पिछली मुलाकात 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में हुई थी और हम उसी को याद कर रहे थे। इसी बातचीत के दौरान लाला चंद्रभान थोड़े भावुक हो गए। यह भी कोई बात है, लाला चंद्रभान बोले। मैं एक युवती से केवल 10 मिनट के लिए ही मिला, लेकिन आज तक उसकी याद को दिल से निकाल न सका हूं। कौन कह सकता है कि मैं उससे प्रेम नहीं करता? तो फिर यह कहां आवश्यक है कि मोहब्बत तभी बढ़ेगी जब मेलजोल बढ़ेगा। उन थोड़े से क्षणों की स्मृति को मैं आज भी एक भिखारी के धन की तरह अपने सीने पे छिपाए हुए हूं। और कौन जानता है कि वह भी वैसा न करती होगी। बसंत बोले, केवल 10 मिनट? यार, बल्कि उससे भी कुछ कम, लाला जी ने कहा। यह उसी 1929 ईस्वी के दिसंबर की बात है। उन दिनों लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन जो हो रहा था ना, हम सब उसी में गए हुए थे। खूब चाल पाल रहती थी। तुम्हें याद होगा, अधिवेशन के 2-3 दिन पहले काफी वर्षा हुई थी। बस उसी दिन का यह जिक्र है। मेरी कार मिंटो पार्क वाली सड़क पर हवा से बातें करते हुए चली जा रही थी कि पश्चिम से गहरे काले बादल घिराए और क्षण भर में जोर की बारिश होने लगी। मैं सीट पर पीछे की ओर लेटा हुआ था और न जाने क्या सोच रहा था कि एकदम झटके से कार रुक गई। मैं आगे की ओर गिरा। तनिक बेजारी और गुस्से से मैंने ड्राइवर की ओर देखते हुए पूछा, क्या बात है ड्राइवर? इससे पहले कि वह कोई जवाब दे, मेरी बाईं ओर की खिड़की के पास एक सुंदर सी युवती आ खड़ी हुई। मैंने जल्दी शीशा उतारा। शायद ड्राइवर ने उसी के इशारे पर कार खड़ी की थी। क्या आप मुझे कांग्रेस नगर तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे? उसने कहा। वर्षा होने लगी है और यहां कहीं सिर छिपाने की जगह भी नहीं। यदि आप उधर ही जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलिए, बड़ी कृपा होगी। मैंने उत्तर देने के बदले दरवाजा खोल दिया। वह निसंकोच मेरी बगल में आ बैठी और शीशा चढ़ाते हुए बोली, आपने बड़ी कृपा की। ये वर्षा आई भी तो झपाटे के साथ। अब क्या बताऊं, मुझे जाना तो मॉल रोड पर था, पर मैंने उससे कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं भी उधर ही जा रहा हूं। चलिए आपको छोड़ देता हूं। वह मुस्कुराई, मीठी मादक मुस्कान। मैंने उसकी ओर देखा। यद्यपि आंख भरकर न देख सका, परंतु इतना जरूर मालूम हो गया कि वह किसी उच्च घराने की लड़की है और मोटरों में बैठना जानती है। काफी शिक्षित और सुसंस्कृत है और कांग्रेस देखने आई है।
बातचीत में यह पता चला कि अभी रणजीत सिंह की समाधि देखने गई थी। उसकी सहेलियां तो वहीं रह गईं, लेकिन वह कार्यवश वापस लौट आई और यहां पहुंच ही रही थी कि यह बारिश आ गई। मैंने उसे कांग्रेस नगर के दरवाजे पर उतार दिया। अब वर्षा नहीं हो रही थी, झपाटा ही तो था, जो कुछ क्षण के लिए आया और चला गया। मैं भी उसके पीछे उतर गया। अपनी बहुत ही प्यारी और मीठी आवाज में उसने कहा, मैं आपको किस प्रकार धन्यवाद दूं। आप कार न खड़ी करते तो मेरा न जाने क्या हाल होता। मैंने जरा हंसकर कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे भी तो इधर ही आना था। मैं आपका एहसान कभी न भूलूंगी। और नमस्ते कहकर वह तेजी से चली गई। मैं खोया सा कार में आ बैठा। कुछ क्षण बेसुध सा बैठा रहा, पर जब कार चलने लगी तो मैंने देखा कि वह वहां जहां बैठी थी वहां कोने में एक सुंदर सा रुमाल पड़ा है। ठहरो ठहरो ड्राइवर, मैंने ड्राइवर से कहा और कार रुकने पर छट से दरवाजा खोलकर नीचे उतरा, किंतु वह कहीं दिखाई न दी। वह नजरों से ओझल हो चुकी थी। कुछ क्षण मैं चुपचाप खड़ा सोचता रहा, फिर रुमाल को सावधानी से तह करके आहिस्ता से दोनों हाथों में दबाए वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गया। ड्राइवर ने दरवाजा बंद किया और जाकर कार स्टार्ट कर दी। तब एकांत में मेरे दोनों हाथों में नरमी से दबा हुआ रुमाल धीरे धीरे मेरे होंठों से आ लगा। कार तेजी से चल रही थी। कांग्रेस नगर, कोलाहल, चहल पहल, भीड़ भाड़ सब दूर होते गए। मोटर गाड़ियां, तांगे, छकड़े, पेड़ पौधे, उनके परे बने हुए मकान सब तेजी से गुजरते चले गए और मेरे गेस्ट हाउस के सामने आकर कार खट से रुकी और मैं अपनी उस तन्मयता से जागा। हालांकि उस घटना को आज 5 साल हो गए हैं। लाला चंद्रभान ने लंबी सांस छोड़कर कहा, पर मैं उसकी याद अपने दिल से भुला न सका। आज तक मैं महसूस करता हूं कि मैं उस लड़की से प्रेम करने लगा था। मैंने पूछा, तो फिर तुम उससे कभी मिले नहीं फिर? लाला चंद्रभान बोले, जितने दिन कांग्रेस का अधिवेशन चलता रहा मैं वहां रोज जाता रहा, पर कदाचित उसने फिर वह साड़ी ही नहीं पहनी, या मैं चूंकि उसे पहली बार अच्छी तरह से देखने की हिम्मत न कर सका था, इसलिए यदि वो कहीं होगी भी तो मैं उसे पहचान न सका। मैं हंसा। बसंत बोले, तुमने रुमाल की बात कही तो मुझे भी एक घटना याद आ गई यार। हम सभी उत्सुकता से कुर्सियों पर तनिक आगे को झुकाए। नौकर से मैंने ट्रे और चाय के खाली कप इत्यादि उठा ले जाने को कहा। बसंत बोले, मेरी कथा सीधी सी है, न तो उसका आरंभ भी इतना रोमानी है और न ही अंत। तुम सब जानते ही हो कि मैं शुरू से ही कांग्रेसी हूं। आज तो चाहे मैं भले ही प्रांतीय सभा के लिए उम्मीदवार हूं, पर लाहौर कांग्रेस के अवसर पर मैं एक तुच्छ सा स्वयंसेवक या वॉलंटियर था। हमारी ड्यूटियां बदलती रहती थी। कई बार ऐसा मौका आता था कि स्वयं सेविकाओं मतलब लेडी वॉलंटियर्स की और हमारी ड्यूटियां एक ही जगह लग जाती थी। अब तुम लोगों को क्या बताऊं, लेडी वॉलंटियरों में मुझे एक से जरा दिलचस्पी हो गई। गोरी, सुकुमार और चंचल सी छरहरी सी वह लड़की मेरी आंखों में खूब गई और मैं उससे बातें करने को अधीर हो उठा। दिन में कई बार हमारा सामना होता और वह एक बार मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए तेजी से निकल जाती, पर बात करने का अवसर न मिलता। जब कांग्रेस के अधिवेशन की कार्यवाही बाकायदा शुरू हुई तो मैंने कोशिश करके वहीं ड्यूटी लेना शुरू कर दिया जहां की वह हुआ करती। फिर एक दिन बातें करने का मौका भी मिल गया। निर्धारणी समिति की बैठक हो रही थी। पंडाल में केवल लेडी वॉलंटियर्स की ही ड्यूटी थी। अंदर किसी मेल वॉलंटियर को जाने न दिया जा रहा था। हमारी ड्यूटी गेट के बाहर थी। कार्यवाही आरंभ हो गई, पर मुझे अंदर जाने का कोई रास्ता न मिला। मैं बाहर खड़ा कितनी ही देर तक सोचता रहा। तभी मेरे देखते देखते एक स्काउट बच्चा पानी का गिलास लेकर अंदर गया और पानी पिलाकर बाहर आ गया।
स्काउटों का काम नेताओं के भोजनालय तक ही सीमित था और वे स्काउट कमिश्नर के मातहत काम करते थे। कांग्रेसी वॉलंटियर्स से उनका कोई नाता नहीं था। उसे पंडाल के अंदर जाते और फिर आते देखकर मुझे एक तरकीब सूझ गई। मैं भोजनालय से छोटी सी बाल्टी और ग्लास ले आया, नल से उसमें थोड़ा सा पानी भर लिया और दूर से भागता हुआ आया। गेट पर स्वयंसेविकाओं की कप्तान स्वयं खड़ी थी, उसका ध्यान दूसरी ओर था। मैं तेजी से उनके पास से गुजरा, उन्होंने रोका। मैंने यूं ही एक ओर इशारा करते हुए कहा, वे पानी मांग रहे हैं, और बिना रुके आगे बढ़ गया। दिखाने के लिए एक दो विजिटरों को पानी पिलाने लगा। कप्तान महोदया दूसरे आने वालों को चेक करने में व्यस्त हो गई। इसी बीच में उस लड़की को भी प्यास लगी। उसने मुस्कुराकर पानी मांगा, मैंने ग्लास भर कर दे दिया। पीकर उसने कहा, शुक्रिया। मेरे चेहरे पर लाली दौड़ गई और मैं उसकी ओर देखता रह गया। इंटरवल में लोग बाहर जाने लगे। गेट पास कम हो गए थे तो कप्तान महोदया चिल्लाईं, अरे कृपया कुछ गेट पास और लाइए। मैं भागकर उस लड़की के पास गया और कुछ हकलाते हुए मैंने गेट पास मांगे। वह फिर मुस्कुरा दी। धीरे से उसने मेरी ओर कुछ पास बढ़ा दिए। पास लेते समय मेरा हाथ उसके हाथ से छू गया। मुझे जाने क्यों ऐसा महसूस हुआ जैसे एक क्षण के लिए उसने पास अपने हाथ में ही रोक रखे हों। मैं एक स्वर्गीय आनंद से विभोर होकर पास ले आया। धन्यवाद देना भी भूल गया। पास गेट पर देकर मैं फिर उसके पास गया और तनिक समीप जाकर मैंने धीरे से कहा, कप्तान महोदया आपको शुक्रिया बोल रही हैं। वो हंस दी और मैं भी मुस्कुराहट न रुक सका। धीरे से मैंने फिर कहा, और मैं भी। आपके धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं, उसने मुंह फेर कर कहा। हम दोनों मुस्कुरा दिए। इस प्रकार हमारा परिचय हुआ। फिर हम धीरे धीरे घनिष्ठ होते गए। दिन भर में हम किसी न किसी भांति बातें करने का टाइम निकाल ही लेते थे। कई बार हम एकांत में मिले। उन दिनों की याद आज भी दिल में एक टीस सी पैदा कर देती है। अधिवेशन को एक सप्ताह गुजरते देर न लगी। मालूम भी न हुआ कि दिन कैसे बीत गए। आखिर विदाई का दिन आ गया। उसे अपने नगर को लौटना था और मुझे अपने नगर। हम दोनों रावी के किनारे मिले। सर्दियों में सूखी हुई रावी जैसे अपना सुहाग लुटाकर वैधव्य के दुख में लेटी पड़ी थी। संध्या का समय था। मैंने कहा, रानी तुम अपना पूरा नाम और अता पता तो बताओ, और नहीं तो अपनी कोई निशानी ही देती जाओ। वह दुख से मुस्कुराई। उसने कहा, कुमार भूल जाओ, जीवन नश्वर है तो फिर प्रेम ही क्यों अमर रहे, यही क्यों स्थायी हो। अता पता, यह भी झूठी बातें हैं। कौन अता पता लेकर आया है और कौन अपना पता बताकर जाएगा। समझ लेना, जीवन की बहती हुई धारा एक क्षण के लिए रुकी और फिर अपने प्रवाह में बहने लगी। यह कहकर उसने मुझे एक रुमाल दिया। दूर लेडी वॉलंटियर्स के कैंप से सीटी की आवाज आई। उसके हिलते हुए अधरों से निकला, भूल जाओ, और वह अलविदा कहकर चली गई। मैं वहीं खड़ा रहा। जब वह नजरों से ओझल हो गई तो मैंने धड़कते हुए दिल को रोक कर रुमाल को चूम लिया और फिर आंखों से टपक आए आंसुओं की 2 बूंदों को पोंछ डाला। यद्यपि उसने कहा था भूल जाओ, पर क्या मैं भूल सका हूं? यह कहकर बसंत कुमार एक सूखी हुई हंसी हंसे। लाला चंद्रभान ने कहा, वाह यार वाह, भला मेरा रोमांस इस ट्रेजेडी के सामने क्या ठहरेगा। शर्मा जी पलंग पर कंबल लिए हुए बड़े ध्यान से कहानी सुन रहे थे। उनके मुंह से ऐसा लग रहा था जैसे वे भी कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे। मैंने जरा हंसते हुए कहा, क्यों शर्मा जी, आपके पास भी कोई रुमाल की कहानी है क्या? कुछ सकुचाते हुए और कुछ मुस्कुराते हुए शर्मा जी ने कहा, भाई कुछ भी समझो, मेरे साथ भी एक ऐसी घटना हुई, और वह भी उसी अधिवेशन में। चाहे तुम सच मानो या न मानो, पर उससे भी रुमाल का कुछ संबंध है। शर्मा जी और प्रेम? हम सब जरा चौकन्ने होकर उनकी बात सुनने लगे। अंगीठी को तनिक चरपाई के सामने सरकाकर कंधों तक लिहाफ ओढ़कर
शर्मा जी कहने लगे, तुम जानते हो हमारे लिए तो लीडरी ने जीवन एकदम नीरस बना कर रख दिया है। लोग लीडरों को तो पत्थर की मूर्ति देखना चाहते हैं। उनसे ऐसे चरित्र की आशा की जाती है जो देवताओं को भी दुर्लभ हो। पब्लिक स्टेज पर आने और सफलता पाकर उसे बनाए रखने के लिए दिल को ताला लगाकर रखना पड़ता है। और यार मैंने ऐसा किया भी है। इतनी उम्र हो गई पर मैंने अपने दिल को काबू में रखा है। मैंने इसे पत्थर का बना लिया है। फिर भी ऐसे अवसर आ ही जाते हैं जब यह मोम हो जाता है और अपने संयम को भूल जाता है। कांग्रेस का मुख्य अधिवेशन हो रहा था और मैं स्वागत कारिणी समिति के सदस्यों में बैठा हुआ था। मैंने देखा कि एक लड़की एक दो बार आई और कभी इस नेता कभी उस नेता के लिए कुछ लाई। मैं उसकी चपलता, उसकी चंचलता, उसकी शोखी को देखकर कुछ मुक्त सा हो गया। वह शायद वॉलंटियर थी और दूसरों की भांति अपने काम में व्यस्त थी, परंतु उसे क्या मालूम कि उसकी यह व्यस्तता दूसरों को कितना आकर्षित कर रही थी। जब वह चौथी बार आई तो मैंने उसे बुलाया और उसे किसी स्वयंसेवक से पानी लाने के लिए कहने की प्रार्थना की। वह किसी दूसरे से कहने के बदले खुद ही पानी ले आई। मैंने पानी पीते पीते उसके नाम, कैंप इत्यादि के संबंध में बातें पूछी। वह बिना कोई जवाब दिए मुस्कुराते हुए चली गई। मैंने यह महसूस किया कि उसकी मुस्कुराहट काफ़ी नेचुरल लेकिन दिलकश थी और वह अनजाने में ही दूसरों को लुभा रही थी। इसके बाद भी उस वॉलंटियर से मेरा साक्षात्कार हुआ। कई मुलाकातें हुई। वह जहाँ भी मिली उसने मुझे मुस्कुराकर नमस्कार किया। जिस रात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता के आदर्श की घोषणा की, उसके दूसरे दिन वॉलंटियर्स की कप्तान महोदया ने हमें सब कैंप दिखाए। हम उस खेमे में भी गए जिसमें वह लड़की ठहरी हुई थी। जब हम अंदर घुसे उस समय वह अपना अटैची केस खोलकर कुछ ढूंढ रही थी। उसके काढ़े हुए कुछ रुमाल दरी पर बिखरे पड़े थे। हमारे दाखिल होते ही उसने नमस्कार किया। मैंने पूछा, ये रुमाल तुम्हारे ही निकाले हुए हैं? जी, उसने सिर हिलाते हुए कहा। मैंने एक रुमाल उठा लिया। उसके कोने पे लिखा हुआ था माँ। मैंने पूछा, माँ का मतलब माया तो नहीं? जवाब में उसने सिर्फ मुस्कुरा कर मेरी ओर देखा। उफ, वह मुस्कुराहट जैसे किसी ने मेरे दिल में तीर चुभो दी हो। अपने दिल के उसी कसक के साथ मैंने उस रुमाल को अपनी जेब में रखते हुए बेशर्मी से कहा, यह तो हमें दे दो, आप ले लीजिए। और हम बाहर आ गए। मेरे साथी नेता ने मेरे कंधे को थपथपाते हुए कहा, क्यों भाई? पर मैं उस समय अपने ख्यालों में बिल्कुल खोया हुआ था। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। घर आकर मैंने उस रुमाल को फिर खोला। उस समय पहली बार मैंने चाहा, काश मैं लीडर ना होता। शर्मा जी की कहानी के बाद कुछ क्षण के लिए कमरे में बिल्कुल खामोशी छा गई। आखिर मैंने इस मौन को तोड़ते हुए कहा, तो क्या उसका नाम माया था? अब पता नहीं यार, खुद ही देख लो, साफ लिखा है। शर्मा जी ने जेब से एक रुमाल निकाला और हमें दिखाया। एक क्षणिक आवेश के अधीन लाला चंद्रभान और बसंत कुमार ने भी अपने अपने जेबों से एक एक रुमाल निकाले। उन दोनों रुमालों के कोनों पर भी बारीक सा माँ बना हुआ था। तीनों रुमाल हूबहू एक जैसे। उन तीनों नेताओं ने एक कनखियों से एक दूसरे को देखा और फिर मेरी ओर देखकर तीनों मुस्कुरा दिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, उपेंद्र नाथ अश्क की लिखी हुई माया। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल किस्से कहानियाँ और किस्सा गोई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो बस अभी के लिए इजाज़त चाहता हूँ।